तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है मदन और शोभा की। मदन और शोभा शहर में नए आए हुए थे। वो शहर में किसी को नहीं जानते थे। यही कारण है जो उनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसा क्या हुआ, कैसे उनके साथ ये घटना हुई, इन सभी के सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो चलते हैं कहानी पर। एक डरावनी सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। मदन, उसकी पत्नी शोभा शहर में नए नए आए हुए थे। वो दोनों यहाँ किसी को भी नहीं जानते थे। शोभा परेशान थी कि शहर में तो आ गए, लेकिन यहाँ हम किसी को नहीं जानते, कैसे क्या करेंगे। मदन ने शोभा को जब परेशान देखा तो उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो शोभा ने उसको अपनी चिंता का कारण बताया। मदन ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतज़ाम ज़रूर कर लूँगा। ये कहते हुए दोनों रोड पे आगे चलने लगे। तभी अचानक शोभा से एक आदमी टकराया। उस आदमी ने शोभा को संभालते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। शोभा और मदन ने कहा, कोई बात नहीं। वह आदमी फिर बोला, शहर में पहले आपको नहीं देखा, लगता है नए आए हैं। जी हाँ, हम इस शहर में नए हैं, यहाँ हम किसी को नहीं जानते। शोभा और मदन ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया, जी मेरा नाम रफ़ीक है और मैं पास ही की बस्ती में रहता हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरे यहाँ ठहर सकते हैं, जब तक आपको कोई मकान नहीं मिल जाता। और वह शोभा की तरफ एकटक देखे ही जा रहा था। शोभा सोचने लगी कि एक अनजान इंसान भला इस अनजान शहर में हमारी मदद करने के लिए आखिर क्यों तैयार है, जबकि आजकल तो बिना मतलब के कोई किसी को पूछता तक नहीं। शोभा सोच ही रही थी कि मदन ने उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया। अरे क्या सोच रही हो? चलो अच्छा हुआ घर का इंतज़ाम हो गया, अब आराम से घर खोजेंगे। कहते हुए मदन ने राहत की सांस ली। दोनों रफ़ी के साथ उसके घर आ गए। आप लोग मुंह हाथ धो लीजिए, मैं बाहर से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। कहते हुए रफ़ीक शोभा की तरफ घूरती हुई नज़रों से देखते हुए दरवाजे से बाहर की ओर निकल गया। रफ़ीक के जाने के बाद शोभा ने मदन से कहा, सुनिए जी, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही ये जगह। हम कहीं और चल कर रहते हैं। एक तो रात होने वाली है, ऊपर से भले आदमी ने हमारी मदद की है, उसका एहसान मानने की वजह तुम उस पर शक कर रही हो। मदन ने झुंझलाते हुए बोला। बेचारी शोभा समझ नहीं पा रही थी कि मदन को कैसे समझाए, क्योंकि बस वही रफ़ी की उन नज़रों को महसूस कर पा रही थी और मदन था कि रफ़ी के गुण गाते नहीं थक रहा था। अब रात हो गई, खाना खा के सब सो गए। करीब रात के 2 बजे शोभा को अपने हाथ के ऊपर कोई नुकीली चीज़ महसूस हुई। कई बार तो शोभा ने नींद में ही उस चीज़ को झटक दिया। थोड़ी देर बाद फिर उसे अपने हाथ के ऊपर वो नुकीली चीज़ महसूस होने लगी। अब शोभा की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा तो रात के सन्नाटे के अलावा वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर लेटने को मुड़ी, उसके सामने एक विकराल शरीर वाला कोई था, जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। शरीर मानो जैसे सड़ा गला मांस, जिसकी दहकती हुई लाल आंखें शोभा के एकदम सामने थी और उसे घूरे जा रही थी। ये देख शोभा डर से थर थर कांपती हुई चिल्लाई। उसकी चीख सुन मदन की नींद खुल गई। मैंने तुमसे कहा था ना, हम कहीं और चलते हैं, यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तुम नहीं मानते। शोभा जोर जोर से रोने लगी। क्या हुआ? लगता है बुरा सपना देख लिया।
बाथरूम की तरफ से रफ़ीक आते हुए कहने लगा। मदन के पास आकर बैठकर बोला, मैंने तो बाथरूम में ही आपकी चीख की आवाज़ सुनी थी, तभी मैं दौड़ के इस तरफ आया। शोभा इतनी डर चुकी थी कि वो अब कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दिन निकला, सभी ने नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया। शाम को मदन ने रफ़ीक से कहा, तुम जाकर रात का खाना ले आओ, मैं शोभा के पास हूँ, उसको छोड़कर मैं नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत डरी हुई है। ठीक है कहते हुए रफ़ीक मार्केट चला गया। रात का खाना खाने के बाद सभी सोए हुए थे कि अचानक शोभा को किसी ने पुकारा। तुम कह रही थी ना यहाँ से चलते हैं, चलो आओ मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे आओ, और हाँ अपने गहने भी ले लेना साथ में। शोभा आधे जगी आधे सोई सी उसके पीछे पीछे ऐसे चलती मानो शोभा को अपनी सुध ही ना हो। थोड़ी दूर चलने के बाद शोभा एक ऊंची जगह पे बैठ गई और उस आवाज़ ने शोभा से कहा, शोभा मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ से कहीं मत जाना। सुबह हुई, मदन उठा, उसने देखा शोभा अपने बिस्तर पे नहीं और ना ही रफ़ीक अपने बिस्तर पर था। मदन घबराया और इधर उधर पागलों की तरह शोभा को ढूंढने लगा। मदन को ऐसे देख बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या बात है भाई, किसे ढूंढ रहे हो? मदन ने बताया, मैं और मेरी बीवी 2 दिन पहले ही इस शहर में आए थे। हम यहाँ किसी को नहीं जानते, बस एक रफ़ीक को जानते हैं और उसी के घर पर हम रह रहे थे। कहते हुए मदन ने जहाँ रफ़ीक का घर था उस ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। गांव का ही एक बुज़ुर्ग बोला, बेटा जिस ओर तुम इशारा कर रहे हो उधर तो कब्रिस्तान के अलावा कुछ नहीं है, और तुम कह रहे हो वह किसी का घर है, ये कैसे मुमकिन है? उस बुजुर्ग के इतना कहते ही मदन ने पलटकर उस तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले वो सोया हुआ था। वहाँ दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक कब्रिस्तान के। ये देखकर तो मदन के जैसे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। अब वो गांव वालों से बहुत सारी बातें बताने लगा, कैसे वो अपनी पत्नी के साथ इस बस्ती में आया, कैसे रफ़ीक से मिला, सब कुछ बताया। कुछ लोग तो मदन को पागल भी कहने लगे कि ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, लगता है कोई पागल है। एक व्यक्ति ने मदन की बातों को ध्यान से सुना और शोभा को ढूंढने की बात कहने लगा। अब सब लोग शोभा को ढूंढने में जुट गए। सारे गांव में ढूंढ लेने के बाद भी शोभा कहीं नहीं मिली। किसी ने कहा, क्या घर की छतों पर किसी ने देखा? फिर सभी अपने अपने घरों की छतों पर चढ़ गए। एक युवक ने अपनी छत की ओर से आवाज़ लगाई, एक औरत सामने वाली छत पर बैठी है करके। जैसे तैसे करके सीढ़ी लगाकर लोग छत पर चढ़े, साथ में मदन भी चढ़ गया। ऊपर जाके देखा तो शोभा छत पर ऐसे बैठी थी जैसे मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो। मदन ने शोभा के सर पर हाथ रखा और पूछा, शोभा तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेसुध सी शोभा ने जवाब में जो कहा उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। शोभा ने कहा, मेरे पति ट्रेन की टिकट लेने गए हैं, मुझे यहाँ बैठने को कह गए हैं और मैं अपने सारे गहने भी ले आई हूँ, बस अभी आते ही होंगे। इतना कहकर शोभा बेहोश हो गई। आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस घर की छत पर शोभा बैठी हुई थी उस छत पर चढ़ने का कहीं से भी कोई रास्ता नहीं था, ना सीढ़ियाँ थी और ना ही कोई और रास्ता।
इस घटना के बाद शोभा और मदन उस शहर को छोड़कर अपने वापस गांव आ गए। यह घटना उनके जीवन की सबसे दर्दनाक घटना थी जिसे आज तक वो भुला नहीं पाए, और ऐसी घटना आपके साथ ना हो जाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।